हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आरजीएस का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आप लोग का हो गया और आरजीएस के जो पेपर थे उसमें 100 क्वेश्चंस आप लोग के लिए आए और 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन लॉ का था, 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज का था। ये पहले से डिसाइड था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखिएगा जो पेपर को देखने पर ये एनालिसिस हुआ। 53 क्वेश्चन मेजर रेट से आए और माइनर रेट से 10 क्वेश्चन आए और जो राजस्थान के लोकल लॉज से थे उससे 7 क्वेश्चन आए। ये तो 70 नंबर का क्लासिफिकेशन था और इसमें से जो 30 नंबर के लैंग्वेज था वो तो आया ही। डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार देखा गया कि जो सीपीसी का पेपर था, सीपीसी के पेपर से केवल 4 क्वेश्चन आए। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उससे 2 क्वेश्चन आए और जो कॉन्स्टिट्यूशन था इससे भी 2 क्वेश्चन आए। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए बीएनएस, बीएनडब्ल्यूएस और बीएसए। बीएनएस से 11 क्वेश्चन, बीएनडब्ल्यूएस से 7 क्वेश्चन, बीएसए से 7 क्वेश्चन। और देखिए कहा गया था कि न्यू क्रिमिनल लॉ भी आएगा, ओल्ड भी आएगा, तो ओल्ड केवल नाम मात्र का 1-2 क्वेश्चन आया, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए जो आए वो नए एक्ट से आए। आगे ध्यान रखिएगा, आप लोग ओल्ड तो जहाँ जहाँ सिलेबस में पढ़ते चलिए, लेकिन अगर न्यू बता दिया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो पेपर देखिए डियर स्टूडेंट, सरल नहीं कहा जा सकता है, एक एवरेज पेपर था, क्योंकि जो माइनर के क्वेश्चन थे जैसे जे एक्ट के थे, डोमेस्टिक वायलेंस के थे, ये सब क्वेश्चन थोड़े से डीप से पूछे गए थे। रही बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, बहुत क्वेश्चन इस बार आए और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 5 क्वेश्चन जो है कुछ तो डायरेक्ट सेक्शन पर था, कुछ इलस्ट्रेशन पर था और कुछ एप्लीकेशन के फॉर्म में था। तो बहुत अच्छा पेपर था और जिन्होंने हम समझते हैं कि अच्छी तैयारी किया होगा उनको जरूर मिला होगा। चलिए हम लोग देखते हैं पेपर के बारे में कि जो पेपर है वो कैसे कैसे इसके क्वेश्चन से कैसे आंसर आए। देखिए जिन लोग चाहते हैं कि ये जो आज आप लोग की क्लास चल रहा है, ये लिया जा रहा है वीडियो, अगर आप इसको पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर वहाँ पर आप लोग को मिलेगा। और इसके बाद डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को ज्वाइन करने का फायदा होगा कि आप लोगों को ऐसे सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए आज का पेपर आपके सामने लगाया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो आपके पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में पढ़े और आज कहीं ना कहीं किसी जज के रूप में बैठे हुए हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को देखा जाता है ये परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल का। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर ए क्लास फर्स्ट हायर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। देखिए जो फादर होता है वो सक्सेशन एक्ट पे 2 सूची है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, तो फादर जो है सेकंड में आता है, इसलिए इसका आंसर थर्ड। फिर एक लिमिटेशन एक्ट के तहत कंपनी के लिक्विडेशन में वाद कब दायर किया जाता है? फर्स्ट पे, जैसे ही इंस्टीट्यूशन होता है फर्स्ट क्लेम उसी समय किया जाता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट। दूसरे का आंसर फर्स्ट। तीसरा, विच कोर्ट कैन एग्जीक्यूट डिग्री आफ्टर चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन। देखिए अगर कोई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन दिया है और बाद में उसका जुरिस्डिक्शन बदल जाता है, जैसे आप लोग के एग्जाम में अजमेर और ब्यामेर करके आया है, ब्यावर, तो जो अजमेर और ब्यावर दोनों के सिविल कोर्ट को इसका पावर है, तो इसका सही आंसर है 3। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस गिविंग इनकम्प्लीट और फॉल्स रजिस्ट्रेशन एड्रेस अंडर सीपीसी। अगर कोई फॉल्स या अधूरी छूटी रहती है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि इसको ठीक करने की जो पावर है वो कोर्ट को दी गई है और इसमें जो ये क्वेश्चन है ऑर्डर 6 रूल 14A से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, कब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत मौखिक पट्टा मान्य होता है? देखिए अगर केवल कब्जा दिया जाता है, डिलीवरी या पोजीशन, तो डिलीवरी या पोजीशन जो होता है वो केवल क्या होता है, ओरल भी हो सकता है, तो 5वें का 3 आंसर है। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट रूल स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज नोन एज हेंडर्स केस रूल। तो हेंडर्स केस रूल जो होता है ये मिसचीफ रूल के नाम से भी जाना जाता है, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, जुडिशरी में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ गुड के तहत विक्रेता बिना खरीदार के आवेदन कब माल डिलीवर करेगा? तो ये जो है आप लोग के सेक्शन, डायरेक्ट सेक्शन से पूछा गया है, ये है सेक्शन नंबर 35 से। डिलीवरी केवल तभी आवश्यक है जब खरीदार आवेदन करे, तो इसका सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 8, हु कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स गुड मेड अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ये जो है सेल्स ऑफ गुड, माल की बिक्री का अनुबंध कैसे बनता है? तो ये जो अनुबंध बनता है ये सेक्शन नंबर 5 पर बनता है, ये मौखिक रूप से भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ये बीएसए, जो बीएसए नया कानून आया इसके सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 2 से पूछा गया है। ये कहा गया कोई वर्ड ऐसा है जो इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है सेक्शन 2 के फर्स्ट में, तो उसकी मीनिंग हम लोग कहाँ देखेंगे? तो उसकी मीनिंग हम लोग देखेंगे बीएसए, बीएनएस और बीएनडब्ल्यूएस में, इसका सही आंसर है 4। हिंदू दत्तक भरण पोषण के तहत बच्चा किसे गोद दिया जा सकता है? तो ये बच्चा जो है गोद दिया जा सकता है जो एडॉप्टेड फादर है या एडॉप्टेड मदर है
उनको दिया जा सकता है। कौन दे सकता है? जो नेचुरल मदर फादर है, एडॉप्टेड मदर फादर नहीं दे सकते। इसका सही आंसर है 4। क्या आर मिनिस्टर स्टेट एग्जम्प्ट सीपीसी? देखिए सीपीसी में जो एग्जाम्पशन दिया गया है 133 में, वो लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऑल्टरनेटिव 4 में दे दिया गया है डिप्टी स्पीकर, आप लोग को दे दिया गया है डिप्टी स्पीकर। तो ये ध्यान रखिएगा, डिप्टी स्पीकर को इन पर्सन कोर्ट में अपीयरेंस होने से छूट नहीं है। छूट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट को है, प्राइम मिनिस्टर को है, और जो स्टेट के मिनिस्टर है उनको है। यह छूट केवल नहीं है तो केवल डिप्टी स्पीकर को है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर सिंपल एमपी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नजूल लैंड अंडर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट? देखिए जो नजूल की झूम होती है, ये चाहे राजस्थान के लिए हो, चाहे यूपी के, बिहार के, हर स्टेट के लिए होती है। जो जमीन नगर पालिका की होती है, पंचायत क्षेत्र की होती है, ये इसको नजूल की भूमि बोला जाता है, जिसको हम लोग छोटे से शब्द में बोलते हैं स्टेट लैंड। तो इसका सही आंसर है 3। मुस्लिम कानून के तहत ऋण, मुस्लिम कानून के मृत्यु सैया पर ऋण, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम कानून में मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है तो ये कहा जाता है कि ये जो होगा ये वैलिड होता है जब तक उसको स्वीकार न कर लिया जाए। तो इसका सही आंसर है 13 का 3। 13 का 4, क्या मौखिक वारंटी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 91 का ये जो है एक्सेप्शन है, ये इसको आप लोग देख सकते हैं। तो सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम उत्तराधिकार के अंतर्गत चल अचल संपत्ति में कोई भेदभाव होता है? नो, कोई भेदभाव नहीं है। ओरल भी दिया जाए, और ये ध्यान रखिए या सुन्नी दोनों के ऊपर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बिना जांच के क्रेडिट पर माल बेचे जाने पर अभिकर्ता की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर ऐसा किया गया है तो अगर कोई डैमेजेस होता है तो इसके लिए एजेंट जिम्मेदार नहीं है। तो सही आंसर इसका आपका ए है 16 का। 17, प्रतिबंध अवधि पर स्वीकृति का क्या प्रभाव होता है? तो स्वीकृति जो है दर्शाई न गई हो तो मान्य हो सकता है, अगर दर्शाई गई हो यानी एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 2, 17 का 2। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज कंपनसेशन ग्रांटेड? तो ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसके सेक्शन नंबर 21 में है, और साथ साथ इसको अगर को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 73 है। तो सही आंसर है 4। नेक्स्ट, हिंदू विवाह के तहत सप्तरूपी क्या है? सप्तरूपी नहीं है, सप्तपदी है। तो जो सप्तपदी होता है वो 7 स्टेप होता है, 7 फेरे लेने पड़ते हैं, तब वो पति पत्नी के रूप में कहलाते हैं। इसका सही आंसर है 3। राजस्थान कोर्ट फीस अधिनियम के तहत दस्तावेज स्वीकार करने के क्या प्रावधान है? तो दस्तावेज को जो आप लोग के 4 आंसर दिए गए वो चारों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर है 4। क्या साक्ष्य, क्वेश्चन नंबर 21, क्या साक्ष्य अधिनियम के तहत मुख्य परीक्षा में अग्रणी प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अग्रणी प्रश्न का मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ध्यान रखिएगा नो, आंसर है 1। 21 का 1। 22, व्हाट इज कंसेंट कंसीडर फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट क्या होती है? अगर 5 तरह से कंसेंट न ली जाए तो उसको फ्री बोलते हैं। तो उसका नाम है कोरेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो ये ध्यान रखिए 4 कंडीशन को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या होती है? फ्री कंसेंट होती है। तो 22 का सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसे इस्तीफा देते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल 124 में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा भी गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के तहत सर्टियोरी की रिट। देखिए जो सर्टियोरी की रिट होती है ये कब यूज की जाती है? क्वेस अल्ट्रा वायलेट ऑर्डर, अगर कोई अल्ट्रा वायलेट ऑर्डर है तो उसको निरस्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, पंजीकरण अधिनियम के अनुसार वसीयत का पंजीकरण हो सकता है क्या? कोई समय सीमा है? तो वसीयत किसी भी समय पंजीकृत कराई जा सकती है, इसको कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पंजीकरण अधिनियम के अनुसार वसीयत के क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, हिंदू अल्पावधि, हिंदू गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर आफ्टर एडॉप्शन अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। हिंदू अल्पावधि अभिभावक अधिनियम के अनुसार गोद लेने का बाद अभिभावक कौन होता है? तो जब एक बार किसी को बच्चे को गोद दे दिया जाए, बच्चा कैसा हो? 15 साल के नीचे का, तो जो एडॉप्टेड मदर फादर होते अब वो उसके क्या होते हैं? गार्जियन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डज ओनरशिप पास अंडर ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो मालिकाना हक का पास होता है। मालिकाना हक तब पास होता है जब मूल्य की अदायगी हो जाए, चाहे वो आंशिक रूप में दिया जाए चाहे पूर्ण रूप में। बिना कंसीडरेशन के कभी भी मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अनुसार खड़े वृक्ष, फसल और घास अचल संपत्ति है? नो। ये देखो ध्यान रखना कि जब वृक्ष सूख जाते हैं, काष्ठ लकड़ी, तब वो होता है, या अगर घास है वो निकाल दी गई है तब होता है, अदरवाइज ये तीनों चीज नहीं होती है। तो सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपन इफ सर्टिफिकेट इज नॉट एक्सिक्यूटेड इन 6 मंथ अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट? प्राथमिक प्रमाण के बारे में सही कथन, यानी कि जो ये कह रहा है ये 4 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या जब असली दस्तावेज विपक्षी पक्षकार के पास हो तो द्वितीयक प्रमाण प्रस्तुत करने की सूचना देना आवश्यक है? तो ये ध्यान रखिए कि सेकेंडरी एविडेंस के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं बीएसए में, तो इसके लिए यदि असली विपक्षी के पास है सूचना देना आवश्यक नहीं, बस कोर्ट को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत अपील निपटाने की समय सीमा क्या है? ये 6 मंथ है, जिसको 180 दिन के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इज एक्स पार्टी, क्या सीपीसी के एक पक्षीय आदेश की अपील की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। सेक्शन 96 का सब क्लास 2, अभी हमने अपने स्टूडेंटों को कल ही क्लास में परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस में पढ़ाया। 34, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वाइडेबल अनुबंध किस प्रकार का होता है? देखिए जो वाइडेबल होता है वो विक्टिम के इच्छा पर निर्भर करता है। विक्टिम चाहे तो उसको वैलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और चाहे तो उसको वाइड कर दे। इद्दत के अवधि में अगर कोई मैरिज किया जाता है तो ये इनरेगुलर होता है। सेक्शन 35 का 3। सेक्शन 36, व्हेन डज प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर एक्यूज प्लीड नॉट गिल्टी? देखिए अगर एक्यूज ये कहता है कि मैं कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, मैं पैसा देने को तैयार हूं नेगोशिएबल में, तब ट्रायल नहीं स्टार्ट होगा। तो ट्रायल तो तब स्टार्ट होता है जब वो गिल्टी ना करे, यानी कि कन्फेशन ना करे, तब। 36 का 3। 37, व्हाट मीन बाय एक्सपोर्ट अंडर राजस्थान एक्साइज एक्ट? निर्यात का तो राजस्थान या अधिनियम के, अगर कोई राजस्थान क्षेत्र में, राजस्थान के बाहर कोई नशीला सामान भेजता है तब वो निर्यात की श्रेणी में आता है। क्या साक्ष्य अधिनियम के तहत बुरे चरित्र यानी बैड कैरेक्टर को हम रिलेवेंट मानते हैं? नो। ये ध्यान रखिएगा बैड कैरेक्टर इज इनरिलेवेंट होता है जब तक कि वो एक्यूज पर्सन अपने गुड कैरेक्टर के बारे में न बोले। 39, बीएनएस आदिवासी क्षेत्र की परिभाषा। तो आदिवासी क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि एक डेट फिक्स की गई थी 21 जनवरी 1972। इसके पहले जो भी लोग ट्राइबल्स एरिया में रहते हैं उनको हम लोग आदिवासी मानेंगे। नेक्स्ट, BNSS के तहत 222(2) के अंतर्गत संज्ञान लेने के लिए शिकायत कितनी अवधि में दाखिल की जानी चाहिए? 1 वर्ष। तो 40 का आंसर 1। टू विच कोर्ट डज रिवीजन लाई अंडर सेक्शन 194 CRPC? रिवीजन जो है लाई सुपीरियर कोर्ट, ये जो अगर सेशन का मैटर है तो हाई कोर्ट में जाएगा, और इसके सेक्शन CRPC में हम लोग पढ़ते थे 194 सब सेक्शन 4। क्या चोरी की वस्तु या को धोखाधड़ी से किसी और की रक्षा से हटाना IPC के तहत चोरी है? तो ये बिल्कुल चोरी है, चाहे चोरी के स्टोलन प्रॉपर्टी को हटाना भी चोरी है। तो इसका 42nd का आंसर 3। 43, BNSS के तहत शक्तियों को कौन वापस ले सकता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे पावर लेने की कोई भी चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि जो प्रोसीजर लॉ होता है वो कंकरेंट लिस्ट की चीज़ होती है। हु इज प्रोटेक्ट अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट? हर उम्र की महिला। इसमें ध्यान रखिएगा जितनी भी एज है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, डिवोर्सी हो, सबको बांधा गया है। 45, पुलिस रिपोर्ट के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने वारंट मामले क्या होते हैं? तो वारंट मामले उन मामलों को कहते हैं जो 2 वर्ष के ऊपर के होते हैं, तो इसका सही आंसर है 2। 45 का 2। 46, वेयर डज द डोमेस्टिक वायलेंस अप्लाई? घरेलू हिंसा किस पर होता है? तो ये ध्यान रखिएगा घरेलू हिंसा जो है अब पूरे भारत में लागू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47, इज लाइसेंस मैंडेटरी फॉर 1 ईयर अंडर IT एक्ट? लाइसेंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर 1 ईयर, ये गलत है। नेक्स्ट, BNSS के तहत अतिरिक्त सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार किसे अधिसूचित कर सकती है? तो राज्य सरकार अतिरिक्त अधिकारियों के रूप में जो सूचित करती है वो अपने गजट के थ्रू करती है। इसका सही आंसर है 2। 49, बिना ब्याज दर निर्दिष्ट किए बकाया राशि पर ब्याज दर क्या होता है? तो ये जो ब्याज दर होता है ये CPC के सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। सेक्शन 49 का सही आंसर है 1। IPC के तहत घर में प्रवेश करना क्या माना जाता है? ये जो होता है हाउस ट्रेसपास होता है, गृह जो होता है गृह अतिचार। तो इसको हम लोग 50 का सही आंसर है 2। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, क्या केंद्र सरकार को प्रोबेशन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देती है? नो।
ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, तो इसका सही आंसर है 51 का 4। 7 अधिनियम के तहत लापरवाही सिद्ध करने हेतु कौन से प्रमाण प्रासंगिक हैं? तो इसका जो है 52 का सही आंसर है 3, चूंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं। 53 बाल गवाहों से पूछताछ कैसी होनी चाहिए? तो ये कहा गया कि जो बाल गवाह मतलब जो चाइल्ड के रूप में विटनेसेस आते हैं, उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो ये ध्यान रखिएगा अदालत में यानी न्यायालय में पूछा जाए, बंद कमरे में, क्लोज कमरे में। सही आंसर है 53 का 4। 54 यौन अपराधों की जांच के लिए समय सीमा 3 महीने। 54 का 2। 55 बिना अनुमति के ड्यूटी में तैनात सैनिक को शराब या नशीले पदार्थ दी जा सकती है? नो। 55 का 3। 56 आईपीसी के तहत सजा के लिए उपयुक्त सरकार कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। 56 का 4। 57 भारतीय न्याय संहिता के तहत महीना, साल, कैलेंडर कैसे गिने जाते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर से। 57 का 1। 58 क्या न्यायालय के आदेश पर जांच को न्यायिक जांच कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो सही आंसर है 58 का 3। हु इज गिल्टी ऑफ एबेटमेंट एंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी? इसका देखो 59 का सही आंसर है 1। सी जो है इसके लिए दोषी होगा, इसके लिए मर्डर के लिए, ए होगा एबेटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 आईपीसी में विश्राम करने के पर्याप्त का कारण सफिशिएंट कॉज बिलीव मींस, इसका होता क्या है? फिर जो 60 है इसका सही आंसर है 3। 61 व्हाट इज मीन्ड बाय फैक्ट इज इशू अंडर द एविडेंस एक्ट? ये 61 का सही आंसर है 2। ये जो फैक्ट इन इश्यूज होता है, ये फैक्ट क्या होता है? राइट और लाइबिलिटी दोनों पर डिपेंड करता है। 62 हाउ इज न्यूज पेपर ऑब्लिक बुक डिफाइंड अंडर BNSS? तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रेस, ये BNS में नहीं डिफाइन है, बल्कि ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफाइन है। तो इसका सही आंसर है 62 का 1। इज ए लुनेटिक कंसीडर इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अंडर एविडेंस एक्ट? बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। ये 63 का सही आंसर है 3। नेक्स्ट, क्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 300 सामाजिक सेवा का दंड देता है? नो। 354 पर कम्युनिटी सर्विसेज एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए इसका आंसर है 64 का 4। 65 आईपीसी में दंड लेकर संदेह होने पर क्या किया जाता है? इसका डाउट का जो इफेक्ट होता है, क्या नाम है, अगर कहीं डाउट क्रिएट होता है इसका बेनिफिट एक्यूज को दिया जाता है। तो 65 का 1। 66 कैन ए जुनाइल बी सेंटेंस टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर जेजे एक्ट? तो देखो जेजे एक्ट में डेथ सेंटेंस का प्रोविजन नहीं है। 66 का 1। 67 सीआरपीसी के तहत माफी याचिका कौन, यानी देखो प्ली बार्गेनिंग में जो प्ली बार्गेनिंग करता है वो एक्यूज करता है। तो इसका जो सही आंसर है 65 का 67 का 67 का 1। 68 बाल अधिनियम के तहत बालक की परिभाषा? तो देखो जो बालक है, अब इसका नया जो अमेंडमेंट हो गया है, 18 ईयर के चाइल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं, बिलो 18 को। पहले 16 था। 69 व्हाट इज द पनिशमेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अंडर 1986? इसमें देखो जो पनिशमेंट है 6 महीने से 5 वर्ष की जेल होती है और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। इसलिए 69 का सही आंसर है 4। राजस्थान एक्साइज एक्ट के तहत विशेष अनुमति के बिना अभियोजन की समय सीमा 6 मंथ। 70 का 2। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 71 से हिंदी का है और इंग्लिश का है। 15 क्वेश्चन हिंदी का है, 15 इंग्लिश का है। तो ये बेटर ये होता है कि ये सर न सॉल्व कराए, इसको आप लोग अपने आप देखिए या आप लोग इसको क्या नाम है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखो लॉ पे तो सर को जैसे याद रहता है, पता रहता है, तो हम आप लोग को जल्दी जल्दी बता देते हैं। बाकी देखिए जो हिंदी का पेपर है वो लैंग्वेज का है, वो सर के डायरेक्ट टच पे नहीं होता है। तो आप लोग को ये इसको ये पेपर पाने के लिए परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा और परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे जाएंगे तो फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। कोई इसके लिए चार्जेस वगैरह नहीं, ये तो सर आप लोग के प्रोत्साहन के लिए बनाते हैं। तो देखिए पेपर आज का बहुत अच्छा था और हम समझते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम इसका आप लोग से और बात कर लेते हैं अपने स्टूडेंटों से, फिर आप लोग को एक कट ऑफ जारी कर देंगे।
तो कट ऑफ जो रहता है, जानते हैं परीक्षा रिफ्रेशर का जो कट ऑफ रहता है वो बहुत ही 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप मान के चलिए 98-99% सही निकलता है। एक आप लोग को और सूचना देना चाहते हैं, आज तो राजस्थान के प्री से आप लोग फ्री हो गए। राजस्थान के मेंस के लिए जो लोग एनरोल्ड होना चाहते हैं कि हम राजस्थान के मेंस की तैयारी करें, तो वो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे कि मुझे सर मेंस की क्लासेस करनी है, तो हम आपको आगे की प्रोसीड बता देंगे। एक आपको और सूचना बताना चाहते हैं, आप लोग के लिए झारखंड का स्टेट का एपीओ का जो पहले एज थी, एज बढ़ा दी गई है, और एज बढ़ाने के साथ साथ फॉर्म के जमा करने की लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई, 14 अगस्त कर दिया गया है। जो लोग राजस्थान का एपीओ ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त 2025 से, चूंकि सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट हैं, तो आप लोग के लिए जो टाइम फिक्स किया गया है वो टाइम है 8 PM 8 बजे शाम को आप लोग के लिए बैच है। लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियो है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है। और पिछले बार जैसे बिहार स्टेट में वैकेंसी आई थी, अच्छी वैकेंसी आई थी, 555 आई थी। इस बार भी आप लोग के लिए जो वैकेंसी है, 2 तरह की वैकेंसी है। तो हम चाहते हैं कि जैसे राजस्थान बिहार स्टेट में हमारे परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस से स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया, 55 स्टूडेंट ने फाइनल सिलेक्शन ले लिया, और उस 55 में से बाद में बिहार के जुडिशरी में भी लोग सिलेक्ट हो गए। तो वही कंडीशन आनी चाहिए झारखंड के लिए। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए वही प्रोसेस है जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, उसमें मेंशन कर देंगे कि सर हमें झारखंड का जो एपीओ है उसे ज्वाइन करना है। फीस को नॉमिनल कर दिया गया है, मंथली फीस कर दिया गया है, जो सर मैक्सिमम कर सकते हैं आप लोग के लिए कर दिए हैं। तो ये आप लोग के लिए सूचना थी। फिर इंतजार करिए किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं की सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।